आपराधिक पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जब ऐसी बयान देते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। जिनका खुद का इतिहास रहा हो अपराध का, वो दूसरों पे क्या बयान दे रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पे अगर एक भी मुकदमा हो, 151 का भी चालान रहा हो मुख्यमंत्री बनने के पहले, तब ये लोग बात करें। लेकिन इनका इतिहास आप उठा के देख लीजिए, इनका तो इतिहास ही आपराधिक रहा है। तो अपराधी जब कह रहे हैं यूपी में अपराध नहीं है, अपराधी ये शब्द कहे तो हास्यप्रद लगे। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, नई नवेली राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा यादव जी। तो बहुत स्वागत नेहा बहुजन टीवी पर आपका। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला सवाल, क्योंकि आपको अभी अभी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है हाल ही में, तो क्योंकि नेहा के बारे में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा अभी वायरल हुई थी वो ये थी कि इन्होंने प्रयागराज में गृह मंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए थे। इतना ही नहीं, इन्होंने प्रधानमंत्री के काफिले को भी काले झंडे दिखाए। तो अब ऐसा लोगों का कहना है कि जो ये काले झंडे आपने दिखाए, इसी की वजह से आपको ये उपाधि दी गई है। नहीं, मैं पिछले 8 साल से छात्र राजनीति में एक्टिव हूँ और मैं बीएचयू में भी काफ़ी एक्टिव थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी मेरी भागीदारी उतनी ही रही। तो लगातार हम लोगों ने छात्र मुद्दों पे संघर्ष किया है, चाहे 24/7 लाइब्रेरी का मुद्दा रहा हो, चाहे फीस वृद्धि के विरोध में रहा हो, चाहे कैंपस में डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर को लेकर के रहा हो। तो हम लोग हर मुद्दे पे एक्टिव रहे हैं, चाहे रोस्टर की लड़ाई हो, सब चीज़ में एक्टिव रहे हैं लगातार। तो सभी को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है। नेहा, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और माहौल अभी से गर्मा चुका है, रैलियों का दौर शुरू है और अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे ज़्यादा हमलावर दिखते हैं। वो कहते हैं पहले भ्रष्टाचार की साइकिल चलती थी। इस पर क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बैकग्राउंड आप देख लीजिए, 26 से ज़्यादा उन पे मुकदमे थे। 307 से लेकर के धर्म के खिलाफ जो बयानबाजी ये करते थे, कितने तमाम मुकदमे इन पे रहे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को देख लीजिए, चंदा वसूली में से लेकर के उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। तो आपराधिक पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जब ऐसी बयान देते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। जिनका खुद का इतिहास रहा हो अपराध का, वो दूसरों पे क्या बयान दे रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पे अगर एक भी मुकदमा हो, 151 का भी चालान रहा हो मुख्यमंत्री बनने के पहले, तब ये लोग बात करें। लेकिन इनका इतिहास आप उठा के देख लीजिए, इनका तो इतिहास ही आपराधिक रहा है। तो अपराधी जब कह रहे हैं यूपी में अपराध नहीं है, अपराधी ये शब्द कहे तो हास्यप्रद लगेगा। नेहा, आप खुद उत्तर प्रदेश की बरेली से आती हैं और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। आपकी पार्टी ने भी इस पे पहले कई दावे किए। अब की जो सत्तासीन पार्टी है उनके दावे भी अलग हैं, वो भी अपने दावे कर रहे हैं और गृह मंत्री कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में वो समय है कि रात के 12 बजे भी एक 16 साल की लड़की स्कूटी पे गहने पहन के निकल सकती है। इतनी सुरक्षित है महिलाएं। इस पे क्या कहेंगे आप? जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसी दिन गोरखपुर में एक घटना सामने आई थी, एक महिला के साथ लूट हो गई। तो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हर 3 मिनट पे एक रेप की घटना सामने आ रही है, हर 5 से 10 मिनट के अंदर छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के ऊपर आरोप लगे और उनके ऊपर कार्रवाई हुई। इनके विधायक संलिप्त पाए गए रेप और छेड़खानी जैसे मामलों में, इनके कई जिलाध्यक्ष शामिल रहे इन सब कृत्यों में। उसके बावजूद ये ऐसे बयान दे रहे हैं तो बड़ी शर्म की बात है। बीज और उस मंच पर आप देखिए, किसानों को कुचलने वाला व्यक्ति मंच पे खड़ा हुआ था। तो आप यही देख लीजिए ना, इनका बैकग्राउंड, इनके नेताओं का बैकग्राउंड और किस तरह से इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को ध्वस्त किया हुआ है, ये सभी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश हत्या, लूट और बलात्कार में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से कोई भी लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ इनके भाषण हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है। इनकी जितनी योजनाएं थी, चाहे वो मिशन शक्ति हो, चाहे पिंक बूथ हो, जितनी भी इन्होंने योजनाएं लेकर के, इनकी कोई भी योजना सफल साबित नहीं हुई है। आज भी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो योजनाएं चली थी, आज भी उन्हीं के सिर्फ फीते काट रहे हैं। इनकी कोई भी योजना धरातल पे नहीं बन पाई है। आप छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और छात्रों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा इस वक्त सबसे ज़्यादा गंभीर चर्चा का विषय है और बीजेपी का दावा है कि 4.5 लाख उन्होंने रोज़गार दिए हैं उत्तर प्रदेश में और रोज़गार के मामले में 4.5 साल में जितना काम
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, पहले की सरकारें 70 साल में नहीं कर पाई? सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जब ये आए तो इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 70 लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन पूरे 4.5 साल में ये लगभग 6.5 लाख रोजगार दे चुके हैं। अब इनके रोजगार में कौन सी भर्तियां इंक्लूडेड है? इन्होंने तो ठेका कर्मियों को भी इंक्लूड कर लिया। नौकरी और रोजगार में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली बात तो कि ये रोजगार देने में विफल साबित हुए। सरकारी नौकरियां जो लगभग उत्तर प्रदेश में 25 लाख रिक्त पद पड़े हैं, अब तक उनकी कोई भर्ती नहीं हुई और नए पद निकालने की तो बात ही दूर की है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर के तमाम लोग आंदोलित रहे, कई मांग की गई, उसको भी लेकर के इन्होंने कुछ भी नहीं किया। रोजगार के सवाल पे जो भी छात्र और जो भी छात्राएं आवाज़ उठाती हैं, लाठियां चला दी जाती हैं, जेल भेज दिए जाते हैं, अत्याचार किया जाता है। आरक्षण की बात कर ली जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे बड़ा आरक्षण का घोटाला किया और उस घोटाले के खिलाफ जब छात्रों और नौजवानों ने लखनऊ में लड़ाई की, लखनऊ में मांग रखी कि आरक्षण को सही तरह से फॉलो किया जाए, ओबीसी आयोग ने भी जब रिपोर्ट मांगी तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ओबीसी आयोग को, और जिन छात्रों ने आरक्षण को सही फॉलो करने के लिए मांग की उन पे लाठियां चला दी गई, उन्हें जेल भेज दिया गया और अभी भी लगातार वो छात्र आंदोलित हैं। तो ये सरकार छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। इसका कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे ये कह सकें कि हमने छात्रों के बीच ये काम किया, हमने नौजवानों के बीच ये काम किया। इनका कोई भी काम जनता के बीच नहीं है, छात्रों के बीच नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर के उनका कोई काम नहीं, कोई विकास इन्होंने उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। एक तरफ क्योंकि अलग अलग समाजवादी पार्टी के भी प्रमुख हैं जो अपने ओर से बयान जारी करते रहते हैं और यहाँ से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब की बार 300 पार, 350 पार। तो ऐसे में 22 में बाइसिकल कितनी कामयाब होगी, ये बताइए। जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम 300 पार ही नहीं बल्कि 400 तक भी जा सकते हैं। योगी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है ना, 3 सीटों में देखते हैं कौन है, वो भी होंगी, कोई और विपक्ष होगा। तो हम लोगों की सीटें आ रही हैं और सरकार बनने जा रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। आप छात्र संघ से हैं और युवा जो हमारे राजनीति में रहते हैं उनका आगे का इतिहास हमने देखा है कितना गौरवशाली रहता है। हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आगे बहुत अच्छा अपना छोड़ के गए हैं चरित्र और अपना इतिहास। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आपके लिए और कितने रास्ते हैं और आप जैसे जो युवा हैं उनको समाजवादी पार्टी में कितनी भागीदारी मिलेगी? और महिला भागीदारी को लेकर भी एक सवाल है क्योंकि कांग्रेस इसको लेके फ्रंट फुट पे है। 40% महिलाओं को उन्होंने भागीदारी दे दी है और इतना करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर दी है? मैं वही पूछ रही हूँ। विधानसभा की सीटों पे 40% भागीदारी है। अन्य राज्यों में जहाँ पर इनकी सरकार है वहाँ जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने संबोधित किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 40% भागीदारी क्यों नहीं थी? तो सिर्फ कहने से और करने में अंतर होता है। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा से महिलाओं को लेकर के संवेदनशील रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में कई महिलाओं को मंत्री बनाया गया था, कई महिलाओं को टिकट दिए गए थे और अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रमुखता से महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बहुत बड़े नहीं आती हूँ, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे करके समाज में छात्राओं को, छात्रों को ये संदेश देने का काम किया है कि अगर समाजवादी विचारधारा के लिए कोई भी काम करेगा, संघर्ष करेगा तो उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। उनका सम्मान पार्टी में सदैव था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन आपकी माता जी तो हैं राजनीति में सक्रिय हैं। मेरी माता जी ग्राम प्रधान रही हैं, लगातार 3 बार रही हैं। 3 बार ग्राम प्रधान रही हैं। दिस इज नॉट द बिग पॉलिटिकल बैकग्राउंड, नॉट अ बिग पॉलिटिकल बैकग्राउंड, लेकिन आपको अंदाजा तो है, प्रेरणा मिलती है। जी, मुझे अपनी मदर से प्रेरणा मिलती है, अपने फादर से प्रेरणा मिलती है। एक और जो मुद्दा है वो ये है कि जो माफिया राज है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफिया आज माफ़ी मांगने पे मजबूर है उत्तर प्रदेश में और अब ये चीज़ें लोगों को अखड़ रही हैं। जब यूपी के मुख्यमंत्री माफिया हो, यूपी का उप मुख्यमंत्री माफिया हो, तो वो किसका माफिया राज कह रहे हैं? किसका माफिया राज कह रहे हैं? सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में देश का गृह मंत्री, जब उनका भी देख लीजिए बैकग्राउंड उठा करके, तो माफिया कौन है ये आपके सामने है, जनता सब जानती है, जनता जवाब देगी। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए।